हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, मैं खुशबू पांडे आपका स्वागत करती हूँ और हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे थे और मौर्य साम्राज्य का ये आपका तीसरा क्लास है। और आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो बातों को पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके सामाजिक व्यवस्था को और उसके आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं 2 वीडियो बनाई हूँ, उसको मौर्य काल से संबंधित है, जिसमें आपको पहले वीडियो में आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में चर्चा की गई है और दूसरा आपको अशोक के बारे में चर्चा की गई और उसके महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में उसमें चर्चा किया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग मौर्य वंश का यानी कि मौर्य काल का हम लोग प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज मौर्य काल है। मौर्य काल में ये आपका पार्ट 3 यानी कि ये आपका वीडियो जो होगा वो पार्ट 3 वीडियो होगा और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखा जाता है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को जानने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख और आपको अशोक के अभिलेख से भी आपको मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में जहाँ एक ओर गणराज्यों की समाप्ति होने लगी थी, वहीं दूसरी ओर मौर्य काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था उत्पन्न होने लगा था। और इस प्रकार से फ्रेंड देखा जाता है कि मौर्य काल एक राजतंत्रात्मक प्रशासन था और यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार भी ये देखा गया है कि जिस तरह से कौटिल्य भी ये समर्थन करता है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौर्य काल में होने लगा था। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ये देखा जाता है कि मौर्य काल में राजा जो होता था वो सबसे प्रमुख होता था, राजा सबसे ऊपर होता था और राजा को सलाह देने के लिए कौटिल्य के अनुसार एक मंत्री परिषद का भी गठन किया गया था। लेकिन उस मंत्री परिषद का गठन जो किया गया था वो परामर्श देने के लिए होता था, लेकिन उसके बातों को मानना, उसके परामर्श को मानना या न मानना ये राजा के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये राजा के ऊपर निर्भर करता था और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आपको प्रशासनिक सुविधा मौर्यकालीन समाज में प्रशासनिक सुविधा में आपको 30 समिति हुआ करती थी और 6 उप समिति हुआ करती थी और 6 उप समिति का 5-5 सदस्य हुआ करते थे। और इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर यह भी देखा गया है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य जो होता था उसको प्रांतों में बांटा जाता था और प्रांतों के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जो प्रमुख प्रांत को देखते हैं, जैसे पहला था उत्तरापथ जो था आपका, इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो कि वर्तमान आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है, वो आपका होता था पहला उत्तरापथ। दूसरा अवंती जो था वो अवंती की राजधानी आपको उज्जैन थी। यहाँ देखा जाता है कि जब बिंदुसार मौर्य शासक हुआ करता था तो उस समय अवंती का जो राज्यपाल था वो अशोक को बनाया गया था। तो इस तरह से आप लोग देखते हैं। उसके पूर्वी मध्य प्रांत आपका जो था वो पाटलिपुत्र था। कलिंग का जो क्षेत्र था आपका, कलिंग की राजधानी तोशली हुआ करती थी और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी आपकी सुवर्णगिरी यानी कि कर्नाटक थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे देखते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन में आपको प्रांत जो होता था, प्रांत को राष्ट्रों में देखा गया और इसके जो प्रधान होते थे, राष्ट्र के जो प्रधान होते थे, इसको राष्ट्रपाल के नाम से
जाना जाता था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपाल के नाम से जाना जाता था। और इस तरह देखा गया है कि एक प्रमुख अधिकारी की भी चर्चा मिलती है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। प्रमुख अधिकारी, जो प्रधान अधिकारी इनको कहा जाता था, जो महामात्य होते थे। प्रधान अधिकारी महामात्य होते थे, यानी कि महामात्य जो होते थे वो राजा के सबसे करीबी अधिकारी होते थे और वो राजा उनके सलाह लेकर ही वो अपने किसी काम को किया करता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे ये भी देखा गया है कि प्रांतों का यहाँ पे विभाजन होने लगा। प्रांत को 20 में और 20 को ग्राम में, और यहाँ पे 20 जो है आपका जिला से संबंधित है और 20 के जो प्रधान होते थे उनको 20 पति के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे ग्राम जो होता था वो सबसे छोटी इकाई होती थी। तो यहाँ आप लोग ये याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो ग्राम थी। ठीक है, चलिए इस तरह से हम इस फ्रेंड देखा गया कि सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत भी, यानी कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सैनिक व्यवस्था को देखा गया। और इस तरह से कहा जाता है कि मौर्य काल में जो सैनिक व्यवस्था था वो ही बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया कि एक विद्वान है जस्टिन के अनुसार ये कहा गया कि मौर्यकालीन क्षेत्र में, यानी कि मौर्य साम्राज्य में 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ हुआ करती थी। और इससे पता चल रहा है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो आपका सैनिक व्यवस्था था वो कितना मजबूत पक्ष में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पे हम लोग देखें। हम लोग यहाँ पे वही चीज़ को देख रहे हैं फ्रेंड्स जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ उसी पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। और इस तरह कहा जाता है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत पक्ष में था, क्योंकि जहाँ एक और देखा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही मजबूत किया गया था। और इस तरह वहाँ पे देखा गया कि प्रजा को सबसे ऊपर वो लोग रखते थे। आप ये देखते भी हैं कि अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में ये भी कहा गया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। और इस तरह से मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो लोक कल्याणकारी और एक निरंकुश व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग सामाजिक व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं कि आखिर मौर्यकालीन समाज में क्या था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी इसकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से तो प्राप्त होता ही है। अशोक के अभिलेख से आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ भी आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है, रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी और मेगास्थनीज के इंडिका से भी आपको मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखा जाता है कि मौर्यकालीन समाज जो थी ये एक यहाँ पे चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी। ठीक है, जैसे चतुर में यहाँ पे 4 जाति को देखा गया है। चतुर्वर्णीय व्यवस्था के अंतर्गत 4 जाति को देखा गया। पहला जो देखा गया था वो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो था वो शूद्र था। इस तरह से यहाँ पे ये देखा गया कि ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों की स्थिति वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की होती थी। ठीक है, और क्षत्रिय को सैनिक वगैरह में भेजने के लिए या फिर लड़ाई वगैरह में वो जाते थे। वैश्य जो थे वो खेती करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन का काम करते थे। और शूद्र जो थे वो समाज से थोड़ा हटके उनको रखा जाता था। तो इस तरह से देखा गया। लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था जो था इसमें 4 जाति को बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है, आप यहाँ
इसको याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार कितने जाति को बताया गया है, तो इसमें 7 जाति को बताया गया है। और मेगास्थनीज का एक पुस्तक है इंडिका, इसी के बारे में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस तरह से यहाँ पे मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी ये भी आपको ठीक ठाक स्थिति बताई गई है, यानी कि महिलाओं की स्थिति बेहतर और अच्छी बताई गई है। और यहाँ पे आपको नियोगी प्रथा भी देखने को मिलता है। तो महिलाओं की स्थिति कहने का ये मतलब हुआ कि महिलाएं शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकती थी, महिलाएं पूजा पाठ में भाग ले सकती थी, महिलाएं जो होती थी वो अपनी मर्जी से जीवन जी सकती थी, अगर वो चाहे तो शादी कर भी कर सकती थी और नहीं भी कर सकती थी। ये भी यहाँ पे देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। यहाँ पे नियोगी प्रथा को भी देखा गया है। नियोगी प्रथा के अंतर्गत ये होता है कि जो स्त्री विधवा हो जाती है वो अपने करीबी नज़दीकी रिश्तेदारों से अपना मतलब कि शादी कर सकती है वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे नियोगी प्रथा को भी देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इतना ही नहीं, इस तरह से मौर्यकालीन सामाजिक जीवन में आपको धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था को भी दिखाया गया है। इस तरह से यहाँ पे ये देखा गया है कि मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ का जो समाज था, जो धर्म थे, कोई एक धर्म को यहाँ पे लागू नहीं किया गया था। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष समाज था। यानी इसी से पता चलता है कि आप देखें कि जहाँ एक और खुद जो राजा जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को अपनाया था, वहीं आपको बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपनाया और अशोक आपको बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पे आपको एक मतलब कि धर्म की चर्चा नहीं की गई है, धर्मनिरपेक्ष समाज था। और दूसरी ओर ये था कि यहाँ पे ब्राह्मणवादी समाज होते हुए भी यहाँ पे लागू नहीं किया गया था और ये इनकी उपलब्धि थी। ठीक है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था था, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये भी देखा गया है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो था कि यहाँ के समाज जो था वो यहाँ पे देवी देवताओं का भी पूजा हुआ करता था। प्राकृतिक की पूजा होती थी, देवी देवताओं की पूजा होती थी और मूर्ति पूजा का भी प्रचलन यहाँ पे देखा गया है। और इस तरह से यहाँ पे शिव की पूजा को भी प्रचलन देखा गया है। और इस तरह से सामाजिक व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं, यानी कि मौर्यकालीन आर्थिक जीवन आखिर क्या थी। आखिर मौर्य काल में जो लोग थे वो अपने अर्थव्यवस्था को कैसे पूर्ति करते थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार और मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार, ठीक है, मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार यहाँ का जो आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार था वो था आपका कृषि। यहाँ पे मुख्य रूप से लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे, यानी कि खेती वगैरह करते थे। और यहाँ पे जो इसका जो भूमि का जो प्रधान होता था, प्रधान और राजा होता था। ठीक है, यहाँ जो भूमि का प्रधान राजा होता था। और इतना ही नहीं, कृषि के साथ साथ आपको पशुपालन का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है कि लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। और यहाँ पे प्रमुख उद्योग को भी देखा गया है, जैसे कि उद्योग व्यवस्था के अंतर्गत ये देखा गया कि यहाँ वस्त्र उद्योग की चर्चा मिलती है, लकड़ी उद्योग की चर्चा मिलती है, पत्थर उद्योग की चर्चा, चर्म उद्योग, मृद भांड और विकसित व्यवस्था, सबसे ज़्यादा जो विकसित व्यवस्था में था वो आपका मृद भांड था। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पे आपको व्यापार देखा गया है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग आर्थिक देखते हैं कि पूर्ण मुख्य रूप से जान लेते हैं कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था आपका कृषि। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग मौर्य साम्राज्य में एक और चर्चा आपको मिलती है, गुप्तचर विभाग का भी आपको जिक्र मिलता है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। तो मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग हुआ करता था और इसके जो प्रधान होते थे वो महामात्य सर्प, इसको महामात्य सर्प बोला जाता था। और गुप्तचर को गूढ़ पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन देखा गया है कि गुप्तचर विभाग के जो मुख्य होते थे उनको क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग समिति और कार्य, जैसे कि कुछ समिति बांट दिया गया था कि आप प्रथम समिति को ये कार्य दे दिया गया, द्वितीय समिति को ये कार्य दे दिया, तो ये भी यहाँ पे देखा गया था। तो आइए हम लोग जान लेते हैं, जहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। तो प्रथम जो समिति थी इसको जल सेना व्यवस्था के देख रेख करना होता था। द्वितीय समिति जो थी वो यातायात का देख रेख करता था। तृतीय समिति जो थी पैदल सेना की देखरेख करती थी। और चतुर्थ समिति जो थी वो अश्वरोही सेना की देखरेख करती थी। पंचम जो समिति होती थी, पांचवी, वो गज सेना यानी कि हाथी का देखरेख करता था। और सिक्स में यानी कि षष्ठम जो थी वो रथ सेना की देखरेख करती थी। मतलब सारे चीज़ की जो व्यवस्था, मतलब मौर्यकालीन समाज, प्रशासनिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन बहुत ही बेहतर ढंग से था। बिल्कुल यहाँ पे मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से हर चीज़ को बांटा गया था। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक समिति बनाई गई थी, 6 समिति का, और सबको अलग अलग देख रेख करने के लिए रखा गया था। और इस प्रकार से फ्रेंड देखा जाता है कि मौर्यकालीन समाज जो था वो बहुत ही मजबूत पक्ष में था, क्योंकि जहाँ एक ओर चंद्रगुप्त मौर्य जो एक, और दूसरी ओर आपको अशोक सम्राट की जिक्र मिलती है जो बहुत ही महान थे। और यहाँ पे सारे चीज़ को हम लोग देखें, हम लोग पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 और ये आपका पार्ट 3 है। और आपका मौर्य सम्राट से संबंधित क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े और जहाँ से आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वे सारे बिंदु को हम लोग देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप लोग दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और वहाँ से आप दोनों वीडियो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और यदि लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा मेरा क्लास लग रहा है, और क्लास में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट जो होती है वो मेरा हौसला बढ़ाएगा कि मुझे और मतलब आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ और आप लोग के पास तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, और मौर्य साम्राज्य यहाँ आपका समाप्त होता है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई को रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बिना रिवीजन के आप बिल्कुल भूल जाता है, लोग भूलते रहता है, इसलिए रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन जब करते रहेगा तो आपको प्रश्नों को बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।